महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग जो प्यार देते हैं मेरे स्टोरीज को, उसके लिए दिल से थैंक यू। रफीक भाई ने पिछले दिनों कहा कि मेरी आवाज उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाती है, तो रफीक भाई दिल से थैंक यू। आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरा काम पसंद आ रहा है, बस इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। वैसे मेहनत भी हम करते हैं भाई। देखिए, पिछले दिनों जो भी कमियां थी, जो स्टोरीज अनटोल्ड थी, पार्ट्स जो थे रुके हुए थे, आप लोगों के दिमाग में बात थी कि भाई इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, उसका सेकंड पार्ट कब आएगा, तो करीब करीब सभी स्टोरीज की सेकंड पार्ट लाकर उन स्टोरीज को मैंने आपके दिमाग से पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू कहना चाहिए था, तो कुछ ही लोगों ने कहा खैर। और हाँ, ये जरूर है, आप लोगों से एक शिकायत है कि भाई आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखिए, दूसरे चैनलों पर देखता हूँ, वहां अगर कुछ बात कही जाती है, कुछ कॉन्टेस्ट किया जाता है, तो लोग बड़ी खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं। पर मेरे चैनल के जितने भी श्रोता हैं वो बस आनंद लेने के लिए आते हैं, मेरी मेहनत को सुनकर खुश होते हैं, मगर उनकी तरफ से एफर्ट नहीं आता है। मैंने कहा था, अगर आपके पास कोई स्टोरी हो, आपके पास कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, तो उसे शेयर करिए, मैं उस पर स्टोरी डालूंगा। तो भाई सीपी शर्मा जी ने एक स्टोरी लिख कर दी, और एक और बहन है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर की थी, जिस पर मैंने स्टोरी बनाई, मगर उसके बाद फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स ही बंद हो गया। और पिछले दिनों मैंने एक दो अधूरी कहानी करके भी ऑडियो छोड़ी थी, आप लोगों से कहा था इसका एंड क्या होगा बताना, आप में से किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया भाई। और हाँ, आप लोगों को आंखें मूंदते ही और जोकर का अधूरा पार्ट तो याद रहा, मगर एक और स्टोरी है भाई, सरप्राइज। अरे, आप लोगों को मैं सरप्राइज नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक और स्टोरी थी सरप्राइज, जिसमें मैंने कहा था कि उसका सीक्वल जरूर लेकर आऊंगा, मगर आप में से किसी ने पूछा ही नहीं भाई कि सरप्राइज का सीक्वल कब आएगा। तो खैर, आप लोग पूछे ना पूछे, मैं आज लेकर आ गया हूं सरप्राइज का सीक्वल। और आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं ये थोड़ी सी अलग है, क्योंकि देखिए, हॉरर में डर का, घृणा का भाव तो बहुत ज्यादा होता है, मगर उसी हॉरर को अगर हास्य के साथ मिला दिया जाए, कॉमेडी के साथ मिला दिया जाए, तो क्या होगा। आज सुनिए। घड़ी में बजे थे 3:15। धुरंधर भटवाड़ेकर शहर लौट चुके थे, और शहर लौट के ही जो पहली बात उनके कानों में पड़ी, उसने उनका दिमाग बहुत ही गुस्से से भर दिया। भाई, पैरानॉर्मल सोसाइटी के वो अध्यक्ष और उनके सबसे प्रखर कार्यकर्ता पांडुरंग जमशेद जी, और वो भूतों से डरकर बेहोश होकर गिर गए थे और वापस शहर लौट आए। इससे बड़ी दुखद बात उनके लिए क्या हो सकती थी। उन्होंने तो ठेका लिया था इस दुनिया से लोगों के मनों से भूतों के डर को हटाना, और इसके लिए न जाने कितने ही बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और सफलता प्राप्त की। और उनका सिपह सालार, उनका सेनापति पांडुरंग भूत देखकर बेहोश हो गया। अरे, भूत भी था कि नहीं क्या पता, उसका साला भी वैसे ही बहुत बदमाश है, कहीं उसी ने कुछ ढोंग ढकोसला किया होगा, किसी को सजाकर भेज दिया होगा, और उनका सेनापति डरकर बेहोश हो गया। कहते हैं किसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, लोग उसे उठा कर लाए। और उनकी सास भी तो इसी समय उनको लापता होना था। अरे, सास लापता नहीं हुई होती तो अभी तक वो पांडुरंग के साथ गए हुए होते, और पहला मौका मिलता कि किस तरह से लोग भूत बनकर लोगों को डराते हैं, उन्हें हाथों हाथ पकड़कर एक्सपोज करते। अपनी सास को 2-4 गालियां देकर धुरंधर
गुस्से के साथ पांडुरंग से मिलने उनके घर चले गए। घर पहुंचकर जो हालात देखे वो बहुत ही बुरे थे। पांडुरंग डर के मारे कमरे के कोने में बैठे हुए थे। पत्नी का कहना था, देखिए ना सर, क्या हो गया इन्हें। अरे कल तक जो इंसान इतना हिम्मती था, पैरानॉर्मल संस्था का सदस्य था, आज डरते रहता है। यहाँ तक कि रात को बाथरूम जाने के लिए भी मुझे उठा देते हैं। और मेरा तो सोना जीना दूभर हो गया है। शाम ढलते ही इनका डर शुरू हो जाता है। बस कहते रहते हैं वो जरूर हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं। धुरंधर इस हालत को देखकर बेहद परेशान थे। बार बार उन्हें यही लग रहा था कि काश उस अभियान में उनके साथ गए होते तो शायद पांडुरंग की यह हालत न होती। मगर अब क्या किया जा सकता था। पांडुरंग की पत्नी को किसी तरह से समझा बुझाकर धुरंधर वापस अपने घर आ गए। अभी 1-2 दिन ही बीते थे कि अचानक धुरंधर का एक दोस्त उनसे मिलने आया। उसने बताया, उस गांव में मेरा एक पुराना बंगला है। चाहो तो मैं अपने केयरटेकर को बता दूंगा, वो तुम लोगों के लिए सारी व्यवस्था करके रखेगा। भाई काफी नाम है उस राजघराने का। कहते हैं गांव के लोग रात तो क्या दिन के समय भी उस तरफ पैर नहीं देते हैं। तुम अगर एक बार चले जाओ तो मेरे ख्याल से या तो तुम्हारा ये भूत देखने का शौक पूरा हो जाएगा या फिर गांव के लोगों के मन से डर हट जाएगा। सुनकर धुरंधर बेहद खुश हुए। इतना बेहतरीन मौका उनके पास नहीं आ सकता था। सालों से गांव वालों के दिल में जो उस गांव के राजघराने को लेकर डर है, उस डर को वो दूर करना चाहते थे। रात उस घर में बिताकर सबके मन से भूत न होने की बात डालकर ही वो उस गांव से आएंगे, धुरंधर ने अपने मन ही मन में सोचा। मगर ऐसे अभियान में अकेले तो नहीं जाया जा सकता है। संस्था के बाकी सदस्यों ने जब सुना तो सब एक टांग पर खड़े हो गए, मैं करते हुए साथ जाने को तैयार। मगर धुरंधर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये पांडुरंग का डर दूर करने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों ना पांडुरंग को ही इस एक्सपेडिशन में साथ लेके चलो। वैसे भी डर डर कर उसकी हालत खराब है, साथ जाएगा तो मन का डर निकल जाएगा। वैसे भी साइकोलॉजी में इसे रिप्लेसिंग इफेक्ट कहते हैं। जिस चीज से आदमी बहुत ज्यादा डरे, अगर उसी को करे तो वो डर दूर हो सकता है। मन में यह बात तय करके उन्होंने दोस्त से सारी व्यवस्था करने को कह दी और चल पड़े पांडुरंग के घर। पांडुरंग के घर पहुंचते ही हालात देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। पिछले कुछ दिनों से पांडुरंग ने एक साधु या कहे संत का आश्रय लिया है। श्री 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 108 मूलानंद बाबा, जिनकी पूजा अर्चना में पांडुरंग पूरी तरह से लीन है। बाबा उनकी भूत प्रेतों से रक्षा करेंगे, इसका वादा बाबा ने उनसे किया है। धुरंधर जैसे ही घर में गए, पांडुरंग एक बड़े से चित्र के सामने बैठे हुए जय मूलानंद जय मूलानंद जय मूलानंद जय मूलानंद जपते हुए मिल गए। पत्नी ने बताया, आजकल सुबह दोपहर शाम 108 माला का जाप करते हैं। मूलानंद बाबा नाम अनुसार मूली से बड़े प्रसन्न होते। उनके भक्त उन्हें भेंट के रूप में मूली चढ़ाते और बाबा भी भक्तों को प्रसाद के रूप में मूली ही देते हैं। उन्होंने पांडुरंग से वादा किया है कि उनके रहते कोई भी भूत प्रेत इत्यादि उन्हें छू तक ना पाएगा और पांडुरंग भी उन पर पूरी तरह से भरोसा किए बैठे। ये देखकर धुरंधर जल उठे। पांडुरंग, तुझे हो क्या गया है? आखिर तू करना क्या चाहता है? जाप समाप्त करके पांडुरंग बैठक में आ गए और सोफे के एक किनारे सिमट कर बैठ गए। पत्नी बोली, भाई साहब, मैंने तभी आपसे कहा था कुछ कीजिए, कि ये इंसान तो मुझे परेशान कर डालेगा। अरे मैं क्या तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मैंने तो बस अपना जीवन श्री 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 108 मूलानंद बाबा को दे दिया है। सर, आप माने ना माने, मगर मैंने जो कुछ भी
उस गांव में दिखा, उसके बाद कोई भी हालत खराब हो जाएगी। मगर जब से मूलानंद बाबा की शरण में गया हूँ, मेरा सारा डर धीरे धीरे जा रहा है। बाबा ने कहा है जब जब डर लगे एक मूली खा लेना। मैं बस 2-2 मूलियां खा लेता हूँ। हाँ, और उसके बाद पूरे घर में सेंट फैलाते फिरते हो। उफ, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है सर, आप विश्वास करिए। घर को ऐसे बदबू से भरकर रखते हैं कि ओफो। सुनकर धुरंधर को हंसी भी आ रही थी, मगर उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, पांडुरंग, मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूं। मुझे शशिपुर गांव जाना है। कहते हैं वहां के राजघराने का बड़ा कुख्यात नाम है। राजघराने की बिल्डिंग अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, मगर वहां पे भूतों का बड़ा उत्पात है। हम दोनों जाएंगे, वहां रात को रुकेंगे और वीडियो बनाकर लोगों के मन से भूतों का डर हटाएंगे। तैयारी कर लो। सुनकर पांडुरंग तो जैसे कांप उठा। क्या कह रहे हैं सर? अब नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, पहले आप जिस पांडुरंग को जानते थे, मैं वो नहीं हूँ। मैं आपके साथ नहीं हूँ, किसी भी हाल में नहीं हूँ। अरे भूत प्रेत होते हैं भाई, सामने आकर खड़े हो जाते तो हालत खराब हो जाती है। और आप तो क्या कह दिया आपने? मैं जाता हूँ, मूली खा के आता हूँ। आप खाएंगे नरम नरम मूलियां? नहीं, मुझे सबकी जरूरत नहीं। कहकर पांडुरंग दौड़ पड़े रसोई की तरफ। बाबा मूलानंद का नाम जपते जपते, जय मूलानंद, जय मूलानंद, जय मूलानंद, जय मूलानंद। पांडुरंग की पत्नी बोली, देख रहे हैं सर, क्या हालत हो गई है इनकी। अरे कल तक जो आदमी हिम्मती के नाम से प्रसिद्ध था, मुझे बड़ी खुशी होती थी, आज ऐसा डरपोक बन गया। हालत तो देख रहा हूं। वैसे सुनने में आया है कुछ आयुर्वेदिक दवा भी मिली थी इसके पास, और कोई एक कागज भी। जरा दिखाओ तो देखे वो दवाएं है क्या। इसी से कुछ क्लू मिलेगा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। अरे काहे की दवा सर, उठाकर सब कुछ नदी में फेंका है। कहते हैं भूत का दिया हुआ सामान घर में नहीं रखना चाहिए। क्या? हाँ। ओहो, ठीक है, मैं तो चाहता था इसे अपने साथ अभियान में ले जाने। ठीक है, मत ले जाइए, मैं तो अपनी मां को बुला रही हूं। वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है, बस वही अब इनका इलाज कर सकती हैं। अचानक ही भटवाटेकर चौंक उठे। हे हा, आपकी मां साइकेट्रिस्ट है? भटवाटेकर को अचानक एक बात याद आ गई कि रिश्तेदार अपने हो तो बहुत प्यारे होते हैं, ससुराल के हो तो आंखों में किरकिरी चुभते हैं, और जब सास साइकेट्रिस्ट हो तो फिर तो कहना ही क्या। ये सुनना था कि अचानक पांडुरंग मूली खाते हुए रसोई से दौड़ आए। अरे क्या कह रही हो? मम्मी आ रही है। सर मैं सामान तैयार कर लेता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा सर, मैं आपके साथ चलूंगा। धुरंधर को हंसी आ गई। अगले ही दिन अपना सामान तैयार करके धुरंधर और पांडुरंग दोनों ही निकल पड़े शशिपुर गांव के लिए। सामान ज्यादा तो कुछ नहीं था। एक छोटा सा बैग जिसमें 2-4 कपड़े, एक बड़ी सी हीलियम लैंप, मोमबत्तियां, माचिस, वीडियो शूटिंग का सामान, और बस ऐसा ही कुछ। ट्रेन लेट चल रही थी, इस वजह से जो ट्रेन 3 बजे पहुंचनी थी वो 6 बजे स्टेशन पर पहुंची। ग्रामीण परिवेश था, बिल्कुल जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही गांव था। स्टेशन के नाम पर एक छोटा सा कमरा जिसमें स्टेशन मास्टर की ऑफिस, 2 पीपल के पेड़, उसके नीचे 2 सीमेंट की बनी कुर्सियां, मगर सब कुछ सुनसान था। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर धुरंधर भटवाड़ेकर ने पूरा निरीक्षण किया और अंदर बैठे पांडुरंग को बोल गए, अरे भाई पांडुरंग, यही रुकना है कि उतरना भी है? अभी तो ट्रेन छोड़ देगी। जी सर, चलिए। कहते हुए पांडुरंग ट्रेन से उतर आए, मगर स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। इस स्टेशन पर कोई भी सवारी उनके अलावा नहीं उतरा। धुरंधर ने कहा,
अरे ये घर का केयर टेकर आने वाला था हमें लेने के लिए। कहाँ गया? क्या नाम था उसका? मगर ट्रेन तो 3 बजे की आनी थी, 6 बजे पहुंच रही है, अतः उसे यहाँ पर हमारा इंतजार करते हुए रहना था। हाँ सर, बड़ा बदमाश है ये, लेने नहीं आया। एक काम करते हैं, अब वापस चलते हैं। क्या भूत देखना सर, लेकिन ट्रेन अभी तक गई नहीं है, वापस चल सकते हैं सर। वैसे भी वो नहीं आएगा तो फिर गांव में हम कहाँ जाएंगे? अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज उनके कान में पड़ी। आप लोग ही शहर से आए हुए बाबू के दोस्त है क्या? दोनों चौंक उठे। अरे ये कहां से प्रकट हो गया? अभी तक तो स्टेशन में चारों ओर कोई भी नहीं था। पांडुरंग तो बोली उठा, अरे ये क्या तमाशा है? भूत की तरह आके डरा रहे हो? अरे बाबू भूत कहाँ, हम तो घर के केयर टेकर हैं। असली में आप लोग की ट्रेन लेट हो गई तो वहां बेंच में बैठ के इंतजार करते करते जरा आंख लग गई थी। धुरंधर ने उसे सर से पैर तक देखा। छरहरे शरीर का व्यक्ति था, मेहनत का शरीर दिख रहा था। धुरंधर अभी उसकी तरफ देख ही रहा था कि पांडुरंग बोल उठा, सर मैं क्या कहता हूं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसे भूत की तरफ प्रकट हुआ आपने देखा? स्टेशन में हमने देखा था, चारों ओर कोई नहीं था और वो कहता है बेंच में सो रहा था। सर मेरी बात मानिए, चलिए निकल चलते हैं, ये गांव सच में भूतहा है। धुरंधर ने गुस्साई हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तभी ट्रेन की विसिल की आवाज कानों में पड़ी और धीरे धीरे गति पकड़ती हुई ट्रेन दूर निकल गई। धुरंधर ने कहा, अब तो ट्रेन जा चुकी है, अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो गांव ही चलते हैं। मन महसूस कर पांडुरंग उनके साथ चल पड़ा। जाएंगे कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? नवदीप? जी मालिक, अब बाहर मेरा एक रिक्शा खड़ा है, उसी में चलेंगे, आइए। कहकर वो उन्हें स्टेशन के बाहर लेकर गया। बाहर एक सुंदर सा रिक्शा खड़ा हुआ था। दोनों रिक्शे में चढ़ बैठे। ड्राइविंग सीट पर वो व्यक्ति जिसका नाम नवदीप था। रिक्शा चलाने लगा। ठंड की शाम थी, अंधेरा चारों ओर घिराया था, मगर उस अंधेरे में भी नवदीप बड़े ही आराम से रिक्शा चलाते चला जा रहा था। ग्रामीण परिवेश, चारों ओर खेत खलिहान देखते देखते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक रिक्शे की रफ्तार उसने धीमी कर दी। क्या हुआ? अरे बाबू क्या बताऊं, यहां पर रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है। अब बहुत बार ग्राम पंचायत को बोला है रास्ते का ये गड्ढा बंद कराओ, मगर गरीब की कौन सुनता है। यहां पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं बाबू, इसीलिए जरा संभाल कर निकाल रहा हूं। अभी रिक्शा वहां से गुजर ही रहा था कि उन सब की नजर उस गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे के अंदर एक टूटा फूटा रिक्शा पड़ा हुआ था। ओह, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। देखिए ना क्या हाल है, आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं। कहते हुए नवदीप ने बड़े ही ध्यान से रिक्शा उस गड्ढे के पास से निकाल लिया। धुरंधर और पांडुरंग दोनों उस गड्ढे को देखकर सचमुच चौंक गए। थोड़ी सी भी असावधानी बड़ा एक्सीडेंट करा सकती है। अब रिक्शा एक बार फिर से द्रुत गति से चला जा रहा था, मगर तभी अचानक नवदीप ने रिक्शा एक सुनसान पगडंडी की तरफ मोड़ लिया। पांडुरंग चौंक पड़ा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये किधर से लेकर जा रहे हो? अरे साहब, इस रास्ते में एक चाय की दुकान पड़ती है, जहां पर गांव के सारे लोग इस समय इकट्ठा होकर गप्पाबाजी करते हैं। आप शहर के लोगों को देखेंगे तो रोककर 10 तरह की उल्टी फुल्टी बातें कहेंगे, पूछेंगे, इसलिए चुपचाप आप लोगों को शॉर्टकट से घर की तरफ ले जा रहा हूं। ठीक है ठीक है।
वैसे भी अभी किसी के साथ बात करने का मन नहीं है, चलो जल्दी घर पहुंचते हैं। धुरंधर ने उसकी बात का समर्थन किया। उस सुनसान पगडंडी से होते हुए अचानक ही वो एक बड़े से घर के सामने पहुंचे। लीजिए बाबू, आ गया हमारे साहब का बंगला। वैसे नवदीप, ये रिक्शा तुमने क्यों खरीदा है? क्या बताऊं बाबू, साहब लोग की यहाँ की सभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फसल बोआना कटाई वगैरह भी मैं ही देखता हूं। जो फसल होती है उसका 60% बाबू लोग को चला जाता है और 40% मेरे हाथ आता है। ले देकर ठीक ठाक चल रहा है। बड़े दयालु हैं मेरे मालिक लोग। अब फसल को मंडी तक ले जाने के लिए ट्रैक्टर तो है नहीं मेरे पास, इसलिए ये रिक्शा खरीद ली है। इसी में फसल भरकर मंडी तक ले जाता हूँ। कल ही तो गया था मंडी, फसल बेचकर आ रहा हूँ। बंगला सच में आलीशान था। घर के अंदर जाकर वो बोल पड़ा, बाबू बाहर गर्म पानी रखा है, हाथ मुंह धो लीजिए। मैं तब तक आप लोगों की चाय की व्यवस्था करता हूँ। देखिए, हाथ मुंह धोइएगा, नहाइएगा मत। गांव का ठंडा परिवेश आप लोगों को तुरंत ही सूट नहीं करेगा, इसलिए तबीयत खराब हो जाने का डर है। ठीक है, यहां तुम। धुरंधर अभी कह ही रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कमरे में उनके और पांडुरंग के अलावा कोई भी नहीं था। वो बोले, अरे कहां चला गया? सर, ये क्या है? ये भूत की तरह आता है चला जाता है। मुझे बड़ा डर लग रहा है। पांडुरंग, उसने चप्पल नहीं पहनी है और सीमेंट की जमीन पर खाली पांव चलने से आवाज नहीं होती है, इसलिए जब वो गया होगा हम लोग को आवाज नहीं आई होगी। चलो हाथ मुंह धोकर तैयार होते हैं। साहब, खाने की क्या व्यवस्था करूं? अचानक ठीक उसी तरह वो प्रकट हो गया। अरे क्या है? तुम अचानक गायब हो जाते हो, अचानक प्रकट हो जाते हो। अरे बाबू, मैं भूत नहीं हूं, ये जान लीजिए, नवदीप ने कहा। खाने की व्यवस्था जो भी कुछ छोटा मोटा कर सकते हो करो। हम लोग जल्दी खा पी लेंगे और तुम्हें हमें दिखाना है वो भूथा राजघर। क्या भूथा राजघर? मगर आप लोग करेंगे क्या वहां? हम लोग आज की रात वहीं बिताएंगे। हाँ, आप लोग क्या फिल्म वाले हैं? नहीं। क्यों नहीं? फिल्म वाले या स्टोरी लिखने वाले ही ऐसा उस घर में जाते हैं साहब। मगर आप लोगों से एक निवेदन है, वहां मत जाइए साहब। उस घर का इस गांव में बहुत बदनामी है और रात को तो बिल्कुल नहीं। हम लोग तो दिन में भी नहीं जाते हैं साहब। अब जब मैं जवान था, दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में दिन में कभी चला भी गया, मगर रात को उसके आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं है साहब। अब तो उम्र हो गई है, अब तो सबसे कहूंगा वहां मत जाए। वैसे भी बहुत ज्यादा जंगल इलाका है, सांप बिच्छुओं का बड़ा उत्पात। हाँ, बिल्कुल सर, वहां नहीं जाते सर। देखिए, भूत होना हो, सांप बिच्छू से मरेंगे। पांडुरंग, मैं कसम से कहता हूं, अगर शहर पहुंचे ना, मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, तुम्हें पैरानॉर्मल संस्था की सदस्यता खत्म कराऊंगा और तुम्हारी पत्नी को सदस्यता दे दूंगा। वो हमारी संस्था की पहली सदस्य बनेंगी। समझ गए ना? जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो ना, तुमसे ज्यादा हिम्मतवर तो तुम्हारी पत्नी है। मुझे तो लगता है तुम्हें ही पत्नी होना था, उसे पति होना था। पांडुरंग की दिल में गहरा आघात लगा। एक और पत्नी अपनी साइकाट्रिस्ट मां को ला रही है, इस वजह से भागकर यहां आए और यहां आकर भी पत्नी के नाम का ताना। अब थोड़ी थोड़ी उनकी मर्दानगी जाग उठी थी। जो भी हो, अब आज की रात तो सर के साथ उस बंगले में वो बिता कर रहेंगे। तो हम क्या यहां झक मारने आए? देखो, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। हम आज की रात वहीं बिताएंगे। वैसे उस घर के बारे में बातें क्या प्रचलित थी यहां? क्या बताऊं साहब,
कि एक समय वो बड़ा आलीशान घर था, यहाँ के जमींदार का घर। जमींदार का बेटा जब जमींदार बना तो बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। गांव की सुंदर स्त्रियां उससे बच नहीं पाई थी। किसी की भी पत्नी को, बेटी को उठा ले जाता था और उसका भोग करता था, और अगर कोई विरोध करे तो उसकी जान जाती थी। अब यही मंदिर के एक पुजारी थे, बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति, मगर उनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। एक दिन नदी में नहाने जाकर गायब हो गई। बहुत तलाश की गई, नहीं मिली। गांव वाले कहते हैं जमींदार ने ही उसको अगवा किया था। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला, मगर एक दिन उसी बंगले के अंदर जो दुर्गा मंदिर का स्टेज है, वहां पर पुजारी की लाश लटकती मिली। कहते हैं जमींदार ने पुजारी का मुंह बंद करने के लिए उसे मार दिया था, मगर आश्चर्यजनक रूप से कुछ दिनों बाद उसी जगह जमींदार की लाश भी लटकती मिली। कहते हैं पुजारी की आत्मा ने जमींदार से बदला लिया। हालांकि उसकी मौत से गांव को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई, मगर तब से हर रात जमींदार की आत्मा उस जगह घूमती है और अपने मारने वाले को तलाश करती है। मगर मारने वाला मिलेगा कहां से? क्या प्रेत को प्रेत की तलाश आज तक पूरी नहीं हो पाई। जमींदार अपने वंश का इकलौता व्यक्ति था। उसके बाद उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाया और जमींदार वंश ही खत्म हो गया। धीरे धीरे वो घर खंडहर में तब्दील हो गया, मगर आज भी रात को कई लोगों ने जमींदार की आत्मा को वहां घूमते देखा। कहते हैं मरने से पहले पुजारी के प्रेत ने उसके शरीर से सारा खून चूस लिया था। उसका शरीर कागज की तरह सफेद था। आज भी जमींदार का प्रेत वैसा ही सफेद शरीर में कई लोगों को दिखा है। तुम बस बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं। आज की रात तुम लोगों का ये डर मैं झूठा साबित कर दूंगा। जो भी खाने की व्यवस्था होती है जल्दी करो, हम लोग जल्दी खा लेंगे। तय ये हुआ कि 8 बजे तक खाना आना खाकर वो लोग उस बंगले की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि नवदीप किसी भी तरह से उन्हें अकेले छोड़ने को तैयार न था। बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि वहां न जाए, क्योंकि अगर उन पर कोई अनिष्ट हुआ तो गांव की बदनामी होगी, क्योंकि वो गांव के मेहमान हैं। मगर धुरंधर के अडिग विचारों के आगे किसी की भी न चली। कुछ देर बाद भोजन की व्यवस्था हो गई। व्यवस्था देखकर तो जैसे धुरंधर आश्चर्यचकित हो गया। चावल, दाल, चिकन, मछली, चटनी, इतने कम समय में इतना सारा चीज नवदीप कैसे बना लाया? वो बोल पड़े, अरे भाई इतना सारा खाना तुम इतनी जल्दी कैसे बना लाया? अरे इसमें क्या है साहब, आप लोग आएंगे सुन रखा था, इसलिए चिकन काट के रखा था, मछली भी तैयार थी, बस पकाकर ले आया। दूसरी तरफ पांडुरंग खाने पर जैसे टूट पड़ा था। ऐसा लग रहा था 2-3 लोगों का खाना वो अकेले ही खा जाएगा। हालांकि पांडुरंग का यही उच्च श्रृंखल स्वभाव हमेशा से ही धुरंधर देखते आए थे, और यही स्वभाव तो वो चाहते थे। मतलब यहां आकर धीरे धीरे पांडुरंग अपने पुराने स्वभाव में वापस आ रहा है, इसलिए उन्हें रोकना नहीं चाहते थे। मगर फिर भी सभ्यता भी कोई चीज होती है, इसलिए कोहनी मारते हुए बोले, अरे भाई थोड़ा कम खाओ, आखिर इसी खाने में से नवदीप भी खाएगा, उसके लिए कुछ बताओगे या नहीं? मगर पांडुरंग को कहां असर पड़ना था। तभी नवदीप बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं साहब, क्या कह रहे हैं आप लोग, मेहमान है, पेट भर खाइए, जो बच जाएगा वो मैं काम चला लूंगा। पांडुरंग बोल पड़ा, सर जो बचेगा वो खा लेगा, हम तो पेट भर के खाए। हाँ नवदीप,
ओ चिकन का वो पीस दो तो जरा। पेट भर के पांडुरंग ने भोजन किया और इसी चक्कर में धुरंधर ने भी पेट भर भोजन कर लिया। इसके बाद वो बंगले में जाने को तैयार हुए। अचानक ही नवदीप बोला, साहब थोड़ी देर ठहरिए तो मैं भी भोजन कर लूं, मैं भी आप लोगों के साथ रात वहीं रुकूंगा। क्या कह रहे हो, तुम तो वहां जाने से डरते हो, फिर हमारे साथ? साहब आप लोग मेहमान हैं, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो गांव की बदनामी हो जाएगी। मैं आप लोगों के लिए आज रात वहां रुकने को तैयार हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तुम हमारे साथ चलो, मगर वहां रुकोगे नहीं। तो ये जाकर क्या करेगा? वहां कोई एक कमरा अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर साफ कर देना, ताकि रात हम वहीं रुक सके। ठंड में बाहर रहना उचित नहीं लगता है। सारी व्यवस्था करके पुरंदर, पांडुरंग और नवदीप उस बंगले की तरफ चल पड़े। गांव के बाहर की तरफ वो बंगला था। बंगले के पास पहुंचते पहुंचते ही पांडुरंग बोल पड़ा, जय भोलानाथ बाबा, जय भोलानाथ बाबा। सर 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 मेरी बात मानिए सर, ये तो फिल्मी भूता बंगले की तरह दिख रहा है। यहाँ पर तो एक क्या 5, 6, 10 कितने भी भूत हो सकते हैं। सर 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 सर, सर मत जाइए सर, मत जाइए। मगर धुरंधर के अडिग विचारों के आगे पांडुरंग की कहां चली। बंगले के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा वही स्टेज जहां पर 2 लाशें मिली थी। बंगले का बहुत सा हिस्सा तबाह हो चुका था, मगर वो हिस्सा आज भी स्थिर था, जैसे कोई शक्ति उस हिस्से को आज भी स्थिर रखे हुए है। पास ही एक कमरा थोड़ा ठीक ठाक था, जिसे नवदीप ने झाड़ बुहार कर ठीक कर दिया। अपने साथ लाए हुए फॉर्मेलिक एसिड को अच्छी तरह से धुरंधर ने चारों ओर छिड़क दिया, ताकि सांप बिच्छुओं से दूरी बनी रहे। अपने साथ नवदीप 2 लालटेन लेकर आया था। इस गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। एक लालटेन वहां रखकर बोला, रात भर इससे आप लोग का काम चल जाएगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूं, मगर भोर की पहली किरण आते ही चाय लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान आप लोगों की रक्षा करे। हाँ नवदीप, तुम जाओ, वैसे भी रात फिर रही है, तुम्हारा यहां रुकना उचित नहीं। कहकर धुरंधर ने उसे विदा कर दिया। कमरे के बीचों बीच 2 चटाइयां बिछाई गईं और उस पर चादर, हवा वाले तकिए फुला लिए गए। धुरंधर पांडुरंग को बोल पड़ा, आज खाना जोड़ा ज्यादा ही हो गया, क्यों? हाँ सर, खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाया था इस। और तुम कह रहे थे कि वो भूत है? उसमें तुम्हें भूत दिखाई दे रहा था। तुम भी ना महान बन गए हो। चलो एक काम करते हैं, कुछ देर सो लेते हैं, फिर रात में निकलेंगे शूटिंग करने। देखते हैं कौन सा भूत दिखाई देता है। सर, इतनी देर में पहली बार आपने अच्छी बात कही। कहते हुए धुरंधर ने अपने बैग से मोटा सा चद्दर निकाला। चद्दर सफेद रंग का था। उसे ओढ़कर तकिए पर वो लेट गया, मगर लालटेन की धीमी रोशनी कमरे को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। वो बोला, सर आपकी वो लेट लाइट जलाइए ना, अंधेरे में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ ठीक कहा तुमने, मच्छर भी होंगे, मैं वो लाइट निकालता हूं। मगर बैग खोलते ही धुरंधर चौंक पड़े। अरे ये क्या, लेट लाइट लाना तो मैं भूल ही गया। अरे क्या कहते हैं सर? ओहो, तो फिर शूटिंग कैसे होगी? अंधेरे में तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। सर काम करते हैं, छोड़िए, ये भगवान भी नहीं चाहता हम यहाँ रुके। लेट लाइट नहीं तो शूटिंग नहीं, शूटिंग नहीं तो यहाँ रुके क्या करेंगे? चलिए हम भी चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? शूटिंग न सही, आज की रात यहां बिता कर जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। मेरे पास 2 बड़ी मोमबत्तियां हैं,
उनकी रोशनी कमरे को और रोशन कर देगी और रात भर भी ये जलेंगे। कहकर उन्होंने दोनों मोमबत्ती जला दी। 3-4 मच्छर मार अगरबत्ती जलाकर दोनों लेट गए। दिन भर की थकान और अच्छे खाने के स्वाद में दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सोने से पहले धुरंधर ने अपनी रेडियम घड़ी में देखा था। अंधेरे में भी चमकने वाली वो घड़ी बता रही थी रात के 8:30 बज रहे थे। कितनी देर तक सोए पता नहीं, मगर रात में अचानक पांडुरंग की नींद टूट गई। बहुत तेज बाथरूम लगी थी, मगर अपने घर में पत्नी के साथ बाथरूम जाने वाला पांडुरंग अकेले कैसे बाथरूम जा सकता था, और वो भी इस भूताघर में। हालांकि बाहर चारों ओर जंगल झुंझाटी फैली हुई है। कमरे से निकलकर पास ही लघु शंका निवारण कर तुरंत ही कमरे में आया जा सकता था, मगर इस भूताघर में उस काम की भी हिम्मत नहीं थी। पहले सोचा धुरंधर को जगा ले, मगर ये पागल आदमी जो इस वक्त गहरी नींद सो रहा है, अगर उठ गया तो तुरंत ही कैमरा लेकर निकल पड़ेगा शूटिंग करने, और इस वक्त इन सब कामों का मन पांडुरंग का बिल्कुल भी नहीं था। मगर प्रकृति की पुकार बहुत तेज थी, ज्यादा देर रुका नहीं जा सकता था, वरना या तो पेट फट जाएगा या यहीं हो जाएगा। बस यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकल गया। कमरा भी बेहद जीर्ण शीर्ण था। ऊपर छत से प्लास्टर खिसक गया था। लोहे की छड़ें दांत निकालकर हंस रही थी। एक खिड़की थी जिसका एक पल्ला चोरी हो चुका था, मगर दूसरा पल्ला मगर नहीं किस मोह से कमरे की दीवार को जकड़े आधा लटक रहा था। हाँ, कमरे का दरवाजा भी चोरी हो चुका था, इसलिए अंदर आने बाहर जाने में कोई व्यवधान नहीं था। पांडुरंग कमरे से बाहर निकल आया। इस वक्त चांद की मध्यम रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। झींगरों की संगीत सभा सजी हुई थी। चांद की उस रोशनी में वो जीर्ण शीर्ण घर एक अजीब ही समा बांधे हुए था। चारों ओर झाड़ पेड़ों में चांद की रोशनी जैसे मोतियों की माला से बिखरी हुई थी। सुनसान वीराने में अचानक ही पांडुरंग की नजर उस स्टेज की तरफ पड़ी जहां पर 2 लाशें मिली थी, और आज भी जमींदार की आत्मा वहीं टहलती हुई दिखती है। इतना भयानक सा दृश्य था। चांद की रोशनी में वो जगह और भी भयानक दिख रही थी। पासी के फैले हुए पेड़ में उसने जलादान किया और अपनी लघु शंका से निवृत्त होकर वापस कमरे की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी स्टेज की तरफ। वो क्या है? ये इंसानी आकृति? हाँ, स्टेज की सीढ़ी से धीरे धीरे जमीन में उतर रही है। बिल्कुल सफेद सी आकृति। तो क्या यही वो जमींदार का प्रेत है जो सालों से इस जगह भटक रहा है अपने हत्यारे की तलाश में? ओह, इस समय उसे नहीं, धुरंधर को बाहर आना चाहिए था। बड़ा शौक था उसे प्रेत देखने का। घर बुलाए कैसे? तभी उसने महसूस किया वो इंसानी आकृति धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है। उसका शरीर जैसे पूरी तरह से जम गया, हिलने की ताकत नहीं थी। वैसे पांडुरंग अपने साथ एक छोटी टॉर्च रखता था। जिस समय वो उठा उस समय मोमबत्तियां बुझ चुकी थी, लालटेन भी बुझने को प्राय थी, इसलिए वो टॉर्च लेकर बाहर आ गया था। टॉर्च को उसने अपनी
चादर के अंदर से ही जलाकर रखा था। प्रेत की नजर शायद उस टॉर्च की रोशनी पर पड़ गई थी, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ा रहा। डर के मारे पांडुरंग से टॉर्च भी नहीं बुझ रही थी। मगर कहते हैं ना, जब इंसान मृत्यु के सामने होता है तब एक बार बचने का प्रयास अवश्य करता है, और वही पांडुरंग ने भी किया। उसने एक लंबी छलांग मार दी। हवा में लगभग उड़ता हुआ सा 3 फीट की दूरी पार करके वो कमरे की चौखट तक पहुंच गया था। प्राण बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, मगर तब आश्चर्य, जाते समय जिस कमरे में उसने दरवाजा चोरी हो गया देखा था, अचानक न जाने किस शक्ति से वहां दरवाजा आ गया था, जिसमें सिर टकराते ही उसे असहनीय दर्द हुआ और वहीं चक्कर खाकर वो गिर। एक बहुत तेज ठाक की आवाज उस जगह पर हुई और जमीन पर पड़ी हुई थी रेडियम घड़ी, जिसमें समय दिखा रहा था 3:15। विशु गांव में चोरी का काम करता था। हालांकि चोर होने के बाद भी उसके हाथ में वो सफाई नहीं थी। कई बार तो पकड़े जाते जाते बचा। गांव के लोगों ने कई बार उसे समझाया। गांव की किरानी ने कहा, अरे भाई विशु, क्यों चोरियां करता है? मेरे यहाँ काम में लग जा, सामान तोल कर देना, अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। तो गांव के हलवाई ने कहा, अरे बेटा विशु, मेरे यहाँ मिठाई बनाने वाला अच्छा नहीं है, तुझे मैं सिखा देता हूँ। बैठकर मिठाई बना और अच्छा अच्छा खा, तनख्वाह अलग ले, चोरी का काम छोड़ दे। गांव के वैद्य जी ने कहा, अरे बेटा, मेरे साथ काम में लग जा, तुझे जड़ मूल सब खोजने में पारंगत बना दूंगा, नाम कमाएगा, पैसे भी। चोरी के काम में क्या रखा है? मगर विशु ने इन सब की बातें कभी नहीं सुनी, क्योंकि वो खानदानी चोर था। उसके पिता ने बहुत नाम कमाया था और उसके दादाजी तो चोरी में पारंगत थे। कई तरह के मंत्र तंत्र जानते थे और स्वांग धरने में तो उनका कोई सानी नहीं था। उस समय गांव के जमींदार की बहू नई नवेली आई थी। अपने घर की बड़ी दुलारी थी। गांव में मनसा पूजा होती थी और ऐसे समय में जमींदार की बहू के नाना उससे मिलने आते थे। उस बार भी आए थे, मगर पूजा से एक दिन पहले। अजय बेटी, कैसी है? और जाते हुए उन्होंने अपनी नातिन के नाक को पकड़कर हिलाते हुए दुलार किया। अरे अरे मेरी बेटी, सुखी रहो, सुखी रहो। मगर उस दिन जमींदार की बहू को बड़ा अजीब लगा था। नाना जी जाते हुए हमेशा उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे, मगर इस बार उन्हें जरा ज्यादा ही प्यार आ रहा था। तभी उनके नाक को हिलाकर प्यार करके चले गए। मगर आश्चर्य तो तब सबका बढ़ गया जब कुछ ही घंटों बाद, अरे बेटी कहाँ है? नाना जी दोबारा वापस आ गए। बहू ने पूछा कि नाना जी अभी तो आप चले गए थे, फिर? मगर नाना भी चौंक पड़े, क्योंकि वो तो अभी आ रहे थे। तब सबको पता चला घर में एक बड़ी चोरी हो गई है और विशु के दादाजी स्वांग धर के आकर सब कुछ लूट गए। ऐसे प्रसिद्ध चोर के खानदान से होकर वो चोरी छोड़कर दूसरा काम करे, मगर हाँ, चोरी में पारंगतता उसमें थी ही नहीं। अगर कुछ था तो दयालुता का स्वभाव, जिसे गांव वाले पसंद करते थे। गांव के ढेर सारे कुत्ते बिल्लियों को वो रोज खाना खिलाता था। गांव के बाहर एक अनाथ बुढ़िया रहती थी जो ठीक से चल फिर भी नहीं पाती थी। उसकी देखभाल भी वही करता था। सुबह दाल भात तो शाम को दूध केला उसे खिलाता रहता था, और इन सब के लिए उसे जरूरत होती थी पैसों की। ये पैसे की कमी वो पूरी करता था चोरी से। मगर चोरी भी कैसे? अभी पिछले दिनों गांव के मास्टर के यहाँ चोरी करने गया था। सामान उठा ही रहा था कि हाथ से सामान फिसल कर गिर गया। बर्तन की तेज आवाज ने मास्टर जी की नींद तोड़ दी।
मास्टर जी बिना बिस्तर से उठे बोले, कौन है रे? विशु। अरे भाई ऐसे चोरी करेगा तो क्या हाल होगा तेरा? क्या करूं मास्टर जी, सामान हाथ से छूट गया। अच्छा ठीक है, तो किनारे में कुछ बर्तन और पैसे रखे, उठा कर ले जा। अक्सर लोग अपने घरों में इसी तरह से सामान और पैसे रख देते थे ताकि विशु उन्हें चुरा कर लेकर जाए। हालांकि इस बात से विशु को बड़ा शर्मिंदगी भी होती थी। एक दिन चोरों की महासभा बैठी जिसमें विशु को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया उसके ठीक से चोरी न कर पाने के लिए, और उसे काम दिया गया गांव के सुनार सेठ की बीवी के नाक से हीरे का नथनी निकालने का। कहते हैं नथनी की कीमत बहुत ज्यादा है, जो उसे चोरी कर लाएगा न सिर्फ चोरों की महासभा में उसका सम्मान बढ़ेगा बल्कि पैसे भी उससे बहुत मिलेंगे। विशु ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने का सबसे बड़ा साधन इसे ही समझा और उस रात चोरी करने पहुंच गया। अपनी कला दिखाते हुए उसने नथनी पूरी तरह से निकाल ही ली थी कि अचानक उसकी छोटी उंगली ने धोखा दे दिया और वो जाकर घुस गई सेठानी की नाक में। अचानक सेठानी जाग पड़ी, जोर से छींकने लगी। सेठ ने तुरंत ही उठकर कमरे की लाइट जलाई तो देखा सेठानी की नथनी बस निकलकर गिरने ही वाली है और कमरे के कोने पर एक परछाई खड़ी जो अचानक ही खिड़की से बाहर चली गई। उन्हें समझ में आ गया कि चोर है। वो चीख पड़े, चोर 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 चोर। गांव वाले वैसे भी चोर से परेशान थे, अब तो किसी भी हाल में वो चोर का पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। आधे से ज्यादा गांव हाथों में लाठी और मशाल लिए विशु के पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि विशु दौड़ने में बहुत तेज था, इसलिए उनके पकड़ से बच तो निकला, मगर जिधर जिधर वो जाता गांव वाले उसका पीछा करते। आज जैसे गांव वाले उसे किसी भी तरह से पकड़ने को उतारू हो गए थे। दौड़ते दौड़ते अचानक वो एक जीर्ण शीर्ण घर में पहुंच गया और एक कमरे में जाकर छुप गया। कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। आश्चर्यजनक रूप से गांव वालों की भीड़ उस घर के अंदर नहीं आई, शायद सांप बिच्छुओं के डर से। मगर विशु को इसका डर नहीं था, क्योंकि बेभाव की मार खाने से अच्छा है सांप का काट खाना। बहुत देर तक वो उस कमरे में बैठा रहा, मगर जब किसी का भी शोर न सुनाई दिया तो धीरे धीरे कमरे से बाहर आने की कोशिश करने लगा। जल्द से जल्द से उसे यह जगह छोड़ देनी होगी, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो हो सकता है वो लोग वापस आ जाए। यही सोचकर कमरे के एक हिस्से से निकल ही रहा था कि अचानक पैर फिसल कर गिर पड़ा। यहां पर बहुत सारी राख पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर राख से लिपट गया। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर आया। कमरे के बाहर सीढ़ियां थी। सीढ़ियों से वो उतर ही रहा था कि अचानक उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पास सफेद चादर ढके एक इंसानी आकृति खड़ी थी। उसकी चादर के अंदर से अजीबोगरीब दिव्य रोशनी निकल रही थी। कौन कौन प्रेतनी? मगर आश्चर्यजनक रूप से प्रेतनी कुछ देर तक उसे देखते रही और फिर उठकर हवा में विलीन हो गई। मगर इस दृश्य को देखकर विशु का सर घूम गया और वो गिर पड़ा। आंख खुली तो विशु ने खुद को रस्सी से बंधा हुआ उसी कमरे के बाहर पाया। आसपास गांव वालों की भीड़ लगी थी। पास ही दो और व्यक्ति बैठे हुए थे जिनसे गांव वाले पूछ रहे थे। गांव के सरपंच ने पूछा, साहब कौन है आप लोग? अरे हम लोग तो इसे पकड़ने आए थे, तभी किसी की नजर उस कमरे के अंदर पड़ी। आप लोग बेहोश पड़े थे, हम लोग आपको उठाकर यहां ले आए। धुरंधर और पांडुरंग आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों गांव वालों की तरफ तिरछी नजरों से देख रहे थे। धुरंधर ने अचानक धीरे शब्दों में पांडुरंग से कहा, अरे रात को तुम उठकर बाहर क्यों गए थे और इस तरह पागलों की तरह दौड़ कर क्यों आए? मैं सोचा तुम क्या कर रहे हो बाहर,
देखने गया तो अचानक आकर मेरे सिर से ऐसा टकराया कि उफ, अब भी सिर दुख रहा है। अरे क्या बताऊं सर, बाहर मैंने प्रेत देखा, उसे देखकर ही तो भागा था। प्रेत? तुम्हें प्रेत दिख गया? हाँ, मगर अब समझ में आ रहा है वो प्रेत नहीं, ये चोर था। गांव वाले इंतजार कर रहे थे धुरंधर के जवाब का। धुरंधर ने सारी बातें उनको बता दी कि वो किस तरह से वहां प्रेत की खोज में आया था। हालांकि गांव वालों को इस बात पर हंसी ही आई, मगर ये नहीं समझ में आया कि इस चोर के शरीर में ये राख कहां से लग गई। एक गांव वाले ने सरपंच से पूछा। अरे गांव के लड़के बड़े हिम्मती हो गए, यहां आकर मटन अटन पकाकर खाते हैं और राख यहीं फेंक जाते हैं। साला इसी राख में गिर गया होगा, इसीलिए पूरा शरीर ऐसा सफेद सा हो गया, और इसे देखकर ये बाबू जमींदार का प्रेत समझ बैठे। पूरा गांव हंस पड़ा। पांडुरंग का सर नीचा था। मगर तभी सरपंच ने एक बात पूछी। बाबू, मगर उस बंगले में आप लोग ठहरे किसके पास है? अरे उस बंगले का केयरटेकर नवदीप, वही तो हमें स्टेशन से लेकर आया। कल रात को हमारे लिए अच्छा खासा खाने की व्यवस्था की थी उसने, और यहां आकर कमरा भी साफ कर दिया था। उसने कहा था सवेरे की रोशनी फैलने से पहले ही हमारे लिए चाय लेकर आ जाएगा। सुनकर अचानक सरपंच जमीन पर बैठ गए। आपने पक्का नवदीप को ही देखा था? हाँ। सारे गांव वाले फटी फटी नजरों से धुरंधर की तरफ देख रहे थे। पांडुरंग भी इस बात से काफी आश्चर्यचकित हो गया। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाबू एक बार और सोच लीजिए, आपने नवदीप को ही देखा था? हमें तो पता नहीं, मगर उसने अपना नाम नवदीप ही बताया था। अचानक ही सरपंच जैसे रो पड़े। क्या हुआ क्या? बाबू, गरीब की आत्मा भी अपना फर्ज निभाती है। आप लोगों ने आते हुए गांव के रास्ते में वो बड़ा गड्ढा तो देखा होगा। हाँ देखा था, उसमें एक रिक्शा भी पड़ा हुआ था। हाँ बाबू, वही तो नवदीप का रिक्शा है। परसों अपनी खेत की फसल बेचने गया था, लौटते हुए अंधेरा हो गया। गांव के रास्ते से आते आते अचानक उसका रिक्शा पलटकर उस गड्ढे में गिर गया। बेचारा वहीं मर गया। उसका यहाँ कोई रिश्तेदार तो है नहीं, शहर में कोई है मगर उसका पता फोन नंबर कुछ भी नहीं था। इसलिए हम गांव वालों ने मिलकर ही कल दोपहर को ही उसका दाह संस्कार किया। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? सुनकर धुरंधर और पांडुरंग की जैसे जमीन निकल गई थी। मगर कल दोपहर को अगर उसका दाह संस्कार हुआ था तो कल शाम को उनके साथ कौन था? तभी अचानक सबकी नजर स्टेज के सबसे ऊपर वाले सीढ़ी की तरफ गई। धुरंधर तो जैसे उस तरफ देखकर कांप उठा था। पांडुरंग उसकी तरफ देखकर अभी तक उधर नहीं देखा था। पूछ बेटा, क्या हुआ सर, ऐसे कांप क्यों रहे? और धीरे धीरे उसने भी मुड़कर उस सीढ़ी की तरफ देखा। वहां पर 2 कांच के गिलास और एक चाय की केटली रखी हुई। केटली अब भी गर्म थी। उसके नोजल से चाय की भाप निकल रही थी और पूरे वातावरण में शुद्ध चाय की खुशबू फैल रही। धुरंधर से देखकर जैसे कांप कर उनके मुंह से झाग निकलने लगा। गांव वालों ने किसी तरह से उसे नियंत्रित किया। श्री श्री 108, श्री श्री 108 मूलानंद बाबा इस वक्त अपना प्रवचन देने के लिए
मंडप में पधार रहे थे। उनके लिए शहर में एक बड़े से प्रवचन का आयोजन किया गया था और यह आयोजन किया था उनके नए शिष्य धुरंधर भटवाड़ेकर ने। आज उनकी दीक्षा भी थी। सभी भक्त बाबा को चढ़ाने के लिए ढेर सारी मूलियां लेकर आए थे। एक बड़े से तख्त पर ऑरेंज कलर के मसनद लगे थे। चारों ओर बिछे हुए थे गुलाब, गेंदा और मूली की पत्तियां, और उस पर मूली की माला पहने बाबा मूलानंद विराजमान थे, जो प्रवचन कर रहे थे। आत्मा मरकर भी अमर होती है। वो हमें कभी अपने पूर्वजों की तरह तो कभी प्रेत आत्मा की तरह दर्शन देती, मगर बाबा मूलानंद के शरण में आने पर वो सभी आत्माओं से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। हाथ जोड़े धुरंधर ये प्रवचन सुन रहे थे। मनी मन उन्हें उस रात की बात याद आ जाती थी। आजकल रातों को सोते हुए भी वे जय बाबा मूलानंद, जय बाबा मूलानंद का नाम जाप करते हैं।